टॉरॉइड का डायग्राम भी बना रहे हैं। दो अलग अलग व्यू बनाएंगे, एक क्रॉस सेक्शनल, एक डायरेक्ट। सुबह चले भी बनाने वाले को तुमने देखा होगा, और कुछ लोग इमारतें भी बनाते हैं। तो लगभग वैसे स्ट्रक्चर है, टॉरॉइड हमें वैसे ही बनानी। डायग्राम ड्रॉ करोगे इसका, डॉटेड सर्कल, रेफरेंस। तो आज क्लासेस तो ऑफ है, मतलब कोचिंग है, कोचिंग नहीं है, बोर्ड क्लास है ये। तो कैसे चालू करना है ध्यान से देख लेना। यहां से स्टार्ट किया तुमने, बस पैर उठना नहीं, अब ऐसे घुमाते जाओ, घुमाते जाओ, घुमाते जाओ। जब प्रैक्टिस हो जाए तो फास्ट घुमा सकते हो। तो ये है टॉरॉइड। रेडियस स्मॉलर, मीन रेडियस, सेंटर O। अगर मैं इसे एक आरी या चाकू लेके काट देता हूं तो इसका जो क्रॉस सेक्शनल व्यू दिखाई देगा। यहाँ पे तुम्हें समझना होगा कि करंट फ्लो कैसे हो रही है। तो स्पेशल इफेक्ट डालते हैं डायग्राम में। ये वाला सिरा ऊपर है और ये आ रहा है नीचे से, आ रहा है अंदर की तरफ से, है ऊपर। ध्यान दो, पीछे से आ रहा है, इधर से बाहर आ रहा है, फिर अंदर जा रहा है। ये वाला सिरा ऊपर है, ये वाला ऊपर है, एंड सो इतना बनाना काफी। तो अगर मैं इसका क्रॉस सेक्शनल व्यू कंसीडर करता हूं तो तारों के कटे हुए सिरे नजर आएंगे, जिनको हम दिखाएंगे सर्कल्स की मदद से। अंदर दो सर्कल के बीच में बाहर एक सर्कल होगा। अंदर दो सर्कल के बीच में बाहर एक सर्कल। रीजन बता सकते हो? क्योंकि हमने कैसे लपेटा था, हेलिकल फॉर्म में लपेटा था सॉलिड को, फिर उसी को घुमा के क्या बना दिया, टॉरॉइड। लॉजिकली ध्यान से देखते हुए बताओ कहां डॉट आना है, कहां क्रॉस आना है। अंदर सारे डॉट, बाहर सारे क्रॉस। जब चौक वाले बोर्ड पे इसको बनाते हैं डॉट क्रॉस, तो ट्रेन चलती हुई आवाज आती बढ़िया चौक से, जैसे ट्रेन पुल पे से गुजरती है वैसे आवाज आती है। अब इसके बाद पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन कहां सिचुएटेड होगा, जहां जहां हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। सेंटर O, मीन रेडियस स्मॉलर। एक पॉइंट हो सकता है बाहर, पॉइंट P। अगर ये बाहर है तो एम्पियर लूप, सर्किट लॉ लगाने के लिए P से पास होगा, तो करंट थ्रेडिंग थ्रू कितनी आएगी, P के थ्रू। P से जाने वाली, मतलब इस लूप में से जाने वाली करंट कितनी आएगी। देखो जितनी करंट इधर जाएगी, ये मान लो कशिदाकारी का फ्रेम है, सुई ऐसे निकली, फिर इधर से वापस चलेगी,
तो जितनी बाहर जा रही करंट उतनी नेट, तो नेट जीरो, तो पी पर मैग्नेटिक फील्ड जीरो। दूसरा पॉइंट पी डैश, सपोज यहां है, तो मैं सर्कमफ्रेंस जो है रेडियस आर का सर्कल, इसी को मान लूंगा एम्पियर लूं। इसके लिए पता करूंगा तो जितनी भी करंट अंदर आ रही हो सारी हो जाएगी। यानी अगर मैं सिग्मा आई पता करता हूं, रेफरेंस साइड में नोट कर सकते हैं सिग्मा आई पी डैश के लिए, तो सिग्मा आई कितना हो जाएगा? इसके लिए यूनिट लेंथ में जो टर्न्स हैं वो स्मॉल एन है, टोटल टर्न्स कैपिटल एन है, तो स्मॉल एन होगा n अपॉन 2 पाई r, क्योंकि इसकी लेंथ है 2 पाई r, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो मैं सिग्मा आई पी डैश को लिख सकता हूं नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ, और ये तो वे टोटल टर्न्स कैपिटल एन के वैल्यू आ गई, और हर एक में करंट कितनी फ्लो हो रही आई, सारे सारे इसके अंदर है, तो इनटू आई, तो ये हो जाएगा सिग्मा आई। लड़ाई माफ करो, आगे जो जोड़ना चाहो जोड़ सकते हैं। इसके बाद अगर ये पॉइंट है यहां P डबल डैश, तो एम्पियर लूप होगा ये, तो कितनी करंट कंटेन करेगा अपने अंदर? जीरो। यानी रेफरेंस साइड में तुम चाहो तो नोट कर सकते हो सिग्मा आई पी डबल डैश जीरो, सिग्मा आई पी जीरो। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ और सिर्फ P डैश पर होगा, बाकी का पूरा डेरिवेशन तुम्हारे जिम्मे है, ये कुछ नहीं बता रहा, एनसीईआरटी की हेल्प ले लिए लोग। एनडीए है कि मैं जब एम्पियर्स लॉ लगाऊंगा इसके लिए, तो मैं कैलकुलेट करूंगा इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल अलॉन्ग क्लोज पाथ। बी तो मुझे पता ही है, देखो बी कैसे है, अंगूठा बताएगा घूमता हुआ, बी है इस डायरेक्शन में, और डीएल को भी ले लेंगे सेम डायरेक्शन में, तो बी और डीएल के बीच का एंगल जीरो हो गया, और ये किसके बराबर? म्यू जीरो सिग्मा ई, सिग्मा ये निकाला एल इनटू 2 पाई आर इनटू आई, इधर बी यूनिफॉर्म बाहर चले जाएगा, डीएल का इंटीग्रेशन, डीएल डीएल सारे टुकड़े जोड़ दो, क्या मिलेगा? 2 पाई आर। एक्सप्रेशन क्या आ गया दिख रहा है? एक्सप्रेशन आ गया b इक्वल टू म्यू जीरो एन आई, और आना भी चाहिए क्योंकि सॉलिड से तो बना है। सेम एक्सप्रेशन जो सॉलिड के कारण होता है मैग्नेटिक फील्ड उतना ही होता है टॉरॉइड के कारण, और होता भी वहीं पर है जहां सॉलिड के कारण होता है, क्योंकि सॉलिड के बाहर नहीं होता इसलिए इसमें भी बाहर नहीं होता, और ये वाली साइड भी सॉलिड के बाहर वाली यहां पर भी नहीं होता। तो आधा पेज छोड़ दोगे और खुद से डिस्क्राइब करोगे, जैसे सॉलिड के लिए डिराइव किया था वैसे डिराइव करोगे। जरूरत पड़े तो हेल्प लोगे कहां की? एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से समझाया हुआ है डेरिवेशन, और बहुत अच्छी फ्रीक्वेंसी से ये एग्जाम में पूछा जाता है, एग्जाम में आता है। मैं जो पढ़ाता हूँ उसमें एक विशेष बात ये हो जाती है कि एग्जाम में जो जो आता है वो मैं तुम्हारे लिए छोड़ देता हूँ। तो उसके पीछे एक साइंटिफिक रीजन है, मतलब सारा तो नहीं छोड़ता पर कुछ चीजें मैं तुम्हारे लिए छोड़ देता हूँ। उसका रीजन ये है कि जो हम खुद से तैयार करते हैं वो हमारा एकदम पक्का तैयार होता है, तो इसमें गलती होने के चांसेस नहीं रहते। तो काफी अच्छी फ्रीक्वेंसी है इसकी, और तुम बड़े आसानी से इसको तैयार कर सकते। तो यहाँ पर एक पार्ट खत्म, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट हमने पढ़ लिया, बायट-सावर्ट लॉ और स्टेट की डिस्कवरी, बायट-सावर्ट लॉ की एप्लीकेशन, एम्पियर लॉ की एप्लीकेशंस। नाउ नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट होता है, मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स। हेडिंग मैग्नेटिक LORENTZ लॉरेंज फोर्स।
इलेक्ट्रिक लॉरेंज फोर्स भी होता है, मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स भी होता है। अगर कोई चार्ज Q इलेक्ट्रिक फील्ड E में रखा हुआ है, रेस्ट पर भी हो सकता है, चल रहा भी हो सकता है, दोनों केस में उस पे एक फोर्स लगता है F इक्वल टू QE, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक लॉरेंज फोर्स। ऐसे कोई चार्ज Q V वेलोसिटी से चलता हुआ मैग्नेटिक फील्ड B में एंटर करता है, तो चार्ज के खुद के चलने के कारण जो करंट बनी, उस करंट के कारण वहां पर आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाता है, और ये मैग्नेटिक फील्ड उस दूसरे मैग्नेटिक फील्ड के साथ जब इंटरैक्ट करता है तो फोर्स एग्जिस्टेंस में आता है, तो उसको बोलते हैं मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स। इसका एक्सप्रेशन हमको लिखना है, लिखोगे when a charge ये सेम रोटेशन स्मॉल q मूविंग इज वेलोसिटी, सिंबल ये बनेगा जैसे बोर्ड पे तुम देख रहे हो, v एंटर्स ए मैग्नेटिक फील्ड b, v के ऊपर वेक्टर, b के ऊपर वेक्टर। when a charge q moving with velocity v enters a magnetic field b, comma, then it experiences a force given as, जो फोर्स ये एक्सपीरियंस करेगा वो फोर्स कितना होगा, गिवन एज कैपिटल F सबस्क्रिप्ट M Fm इक्वल टू Q टाइम्स V क्रॉस B, इतना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो विदाउट डेरिवेशन हम इसको डायरेक्ट लिखते हैं, और यहां से इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स स्टडी करेंगे कि कब ये फोर्स जीरो होगा, कब मैक्सिमम होगा, और जो रिलेटेड कुछ और फाइन डिटेल्स है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। इसकी डायरेक्शन की भी बात करेंगे। वैसे देख रही डायरेक्शन क्रॉस प्रोडक्ट से तुम निकाल सकते हो कि ये Fm जो है V के भी परपेंडिकुलर होगा, Fm B के भी परपेंडिकुलर, तो तुम लिख सकते हो कैरेक्टरिस्टिक्स, सब है कैरेक्टरिस्टिक्स। तो कुछ पॉइंट्स में तुमको लिखा, अगर हम चाहते हैं कि ये फोर्स मैक्सिमम हो, क्रॉस प्रोडक्ट जब मैं ओपन करूंगा तो sin थीटा का फैक्टर आने वाला है, फॉर Fm इक्वल टू Fmax इक्वल टू QVB, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, दैट इज V परपेंडिकुलर B। अगर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एंटर करेगा तो मैक्सिमम फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, और अगर परपेंडिकुलर नहीं जाता है तो फोर्स कैलकुलेट करने के लिए हम वेलोसिटी का कंपोनेंट लेंगे जो कि परपेंडिकुलर होगा, यानी v sin थीटा। कब मिनिमम होगा, फॉर Fm इक्वल टू 0, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री और 180 डिग्री, या तो पैरेलल हो या तो एंटी पैरेलल हो, क्योंकि sin 0 भी 0, sin 180 भी 0, दैट इज V पैरेलल B। तो कोई चार्ज पार्टिकल अगर मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल चलता है तो मैग्नेटिक फील्ड उस पर कोई फोर्स नहीं लगा, क्योंकि इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है इस चार्ज पार्टिकल के चलने के कारण, उस मैग्नेटिक फील्ड का गिवन मैग्नेटिक फील्ड के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं हो पाता। एक और कंडीशन में फोर्स जीरो हो सकता है, ये पहला केस है। दूसरा केस, चार्ज पार्टिकल चल ही नहीं रहा हो, V इक्वल टू 0। अगर चार्ज पार्टिकल रेस्ट पर है तो भी मैग्नेटिक फील्ड उस पर कोई फोर्स नहीं लगा सकता। तो दो कंडीशन जब Fm 0 हो। तुमसे एक सवाल पूछते हैं, तुमसे बोलते हैं कि इस एक्सप्रेशन में पेयर ऑफ ऑर्थोगोनल वेक्टर्स बताओ। तो एक तो तुम्हें मीनिंग क्लियर होना चाहिए, व्हाट इज मीनिंग ऑफ ऑर्थोगोनल, परपेंडिकुलर। फिर तुम्हें क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी क्लियर होनी चाहिए। If C equal to A cross B, then C is perpendicular to A as well as C is perpendicular to B, और C is perpendicular to plane of A and B। तो यहाँ पर पेयर ऑफ ऑर्थोगोनल वेक्टर्स कौन से हैं? पेयर ऑफ
ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। FM हमेशा परपेंडिकुलर होगा किसके? V के। ये परपेंडिकुलर ऑर्थोगोनल, एंड FM परपेंडिकुलर होगा B के। जबकि V और B के बीच कोई भी एंगल हो सकता है, वो ऑर्थोगोनल नहीं है। ये दो है। पहले 2 नंबर में आता था क्वेश्चन, फिर 1 नंबर में पूछने लगे और अब पूछना बंद कर दिया, यानी ऑब्सोलीट हो गया। और क्या खास बात है इस एक्सप्रेशन की? यानी यहां से कई क्वेश्चंस बनते हैं इस एक्सप्रेशन से। जैसे मैंने बोला डायरेक्शन की बात तो अभी करेंगे। 11th क्लास में तुमने सीखा था कि पैराबोलिक पाथ पे अगर पार्टिकल चलता है उसके लिए क्या कंडीशन होती है, सर्कुलर पाथ पे चलता है तो क्या कंडीशन होती है, ट्रैजेक्टरी। थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलते हैं। रेफरेंस साइड में तुम इसको नोट कर सकते हो। अगर एक फिक्स जो मैग्नीट्यूड का फोर्स हमेशा एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में काम करे तो पार्टिकल कौन सी ट्रैजेक्टरी फॉलो करता है? तुमने एक पत्थर को फेंका, अब इस पत्थर पर mg काम कर रहा है फिक्स डायरेक्शन में टुवर्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ। पार्टिकल घूमेगा, अभी भी mg इधर ही लग रहा है, और घूमेगा, अभी भी mg इधर ही लग रहा है। पाथ कैसा हुआ? सर्कुलर नहीं है, पैराबोलिक। पैराबोलिक ट्रैजेक्टरी फॉलो करने के लिए जरूरत इस बात की होती है कि एक फोर्स काम करे जो कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का हो और एक फिक्स डायरेक्शन में लगे। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में कोई चार्ज पार्टिकल चल रहा है, रेस्ट पर है तो भी फोर्स लगता है, चल रहा है तो भी लगता है चल रहा है। मान लो चार्ज पार्टिकल इधर जा रहा है, फील्ड भी इधर ही लग रहा है, तो पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चलता रहेगा, एक्सेलरेट होगा बिकॉज उस पे एक फोर्स लग रहा है F इक्वल टू QE। पार्टिकल इधर जा रहा है, फील्ड उधर लग रहा है, रिटार्ड होगा। पॉजिटिवली चार्ज है तो रिटार्ड हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज है तो एक्सेलरेट हो जाएगा। पार्टिकल को हमने इधर प्रोजेक्ट किया, फील्ड इधर लग रहा है, अब एक कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का फोर्स लग रहा है इस पे इधर, जबकि वेलोसिटी कुछ एंगल पर है, वेलोसिटी एंड फोर्स कुछ एंगल पर, तो उसका इंपैक्ट आएगा, इसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज होगी। फोर्स हमेशा कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का एक फिक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लग रहा है, तो वास्तव में कंडीशन फुलफिल होगी और ट्रैजेक्टरी हो जाएगी पैराबोलिक। इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में पार्टिकल की ट्रैजेक्टरी होती है पैराबोलिक, या तो स्ट्रेट लाइन में चलेगा अगर पैरेलल है, और पैरेलल नहीं है तो पैराबोलिक। मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है? तो मैग्नेटिक फील्ड यहां देख रहे हैं कि फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है। अगर कोई फोर्स ऐसा है, मान लो पार्टिकल की वेलोसिटी थी इधर, फोर्स है इसके परपेंडिकुलर, इंपैक्ट क्या हुआ? पार्टिकल घूम गया, फोर्स फिर से इसके परपेंडिकुलर हो गया, पार्टिकल फिर से घूम गया, फोर्स फिर से परपेंडिकुलर हो गया, पार्टिकल फिर से घूम गया, फोर्स फिर से परपेंडिकुलर। सो ट्रैजेक्टरी इज सर्कुलर। सर्कुलर मोशन की एसेंशियल कंडीशन होती है, रिक्वायर्ड कंडीशन होती है, force of constant magnitude should always act perpendicular to the direction of motion, in direction of velocity। तो वो कंडीशन यहाँ पर फुलफिल हो रही है, यानी मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में चार्ज पार्टिकल किस पाथ में घूमेगा? सर्कुलर पाथ में घूमेगा। दूसरा हम देख रहे हैं क्योंकि फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है और वेलोसिटी की डायरेक्शन में जनरली डिस्प्लेसमेंट होगा, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट फोर्स डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर है, तो मैग्नेटिक फोर्स जो वर्क करेगा वो कितना होगा? 0। और जब वर्क ही नहीं होगा तो वर्क एनर्जी थ्योरम से चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना? 0। यानी मैग्नेटिक फील्ड काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज प्रोड्यूस नहीं कर सकता। मास में कोई चेंज हो नहीं रहा और काइनेटिक एनर्जी में भी चेंज नहीं हो रहा, मतलब स्पीड में भी कोई चेंज नहीं हो रहा, तो स्पीड में भी कोई चेंज प्रोड्यूस नहीं कर सकता। पर हम देख रहे हैं डायरेक्शन को चेंज कर रहा है तो वेलोसिटी में चेंज हो रहा है। वेलोसिटी अगर चेंज हो रही है तो मोमेंटम भी चेंज होगा डायरेक्शन चेंज होने से। तो वेक्टर क्वांटिटीज को ये चेंज कर सकता है, स्केलर क्वांटिटीज को चेंज नहीं कर सकता। तो अगला पॉइंट इसी में सीक्वेंस में चौथे नंबर पे तुम लिखोगे
as Fm is perpendicular to V, Fm perpendicular V, V कौन सा वाला बना रहे हो चेक करो। तुम में से बहुत सारे लोग गड़बड़ करते हैं, बोर्ड पे देखने के बाद तुम अगर ये वाला V बनाते हो then it is wrong। वेलोसिटी के लिए और पोटेंशियल के लिए अलग अलग सिंबल डिफरेंशिएट करने का तरीका, ये तो पोटेंशियल का भी है और ये अब वेलोसिटी का भी। तो चेक करो तुम्हारी कॉपी में तुमने क्या बनाया, सही भी होना चाहिए। Fm is perpendicular to V, so Fm is perpendicular to displacement. Fm is perpendicular to displacement, and thus work done by magnetic force is zero. Work done by magnetic force is zero. Comma. So it is unable to produce change in kinetic energy. So it is unable to produce change in kinetic energy. It is unable to produce change in kinetic energy, but it can produce change in direction. But it can produce change in direction. So it can change velocity as well as momentum. So it can change velocity as well as momentum. तो वेक्टर्स को चेंज कर सकता है, स्केलर को चेंज नहीं कर सकता, स्पीड को चेंज नहीं कर सकता, काइनेटिक एनर्जी को चेंज नहीं कर सकता। तुमसे सवाल पूछा जाता है कि मैग्नेटिक फील्ड किस किस को चेंज कर सकता है, मैग्नेटिक फोर्स किस किस को चेंज कर सकता है। तो स्पीड और काइनेटिक एनर्जी को नहीं कर सकता और वेलोसिटी और मोमेंटम को कर सकता। अगला पॉइंट, as Fm perpendicular V, next point, as Fm perpendicular V, comma, so particle follows circular trajectory. Particle follows circular trajectory. और जब पार्टिकल सर्कुलर पाथ पर घूमेगा तो सर्कल में घूमने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। सेंट्रीपिटल फोर्स कहां से आएगा? मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स से। तो कंटिन्यू करोगे, एंड द सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड is provided by magnetic Lorentz force, and the centripetal force required is provided by magnetic Lorentz force. यहां से हम कुछ फॉर्मूले निकालेंगे और उनका यूज सीखेंगे। दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स हम जानते हो, अगर m मास का पार्टिकल है, v वेलोसिटी से चल रहा है r रेडियस के पाथ में, तो कितना होता है, किसके बराबर हो जाएगा? वैसे होगा QVB sin थीटा। हम स्पेशल केस ले लेते हैं, सिंपल बनाते हुए इसको, थीटा इज 90, तो mv स्क्वायर बाय r इज इक्वल टू QVB। यहां से मैं रेडियस का एक्सप्रेशन निकाल सकता हूं, वेलोसिटी का एक्सप्रेशन निकाल सकता हूं, मैं यहां से काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन निकाल सकता हूं। सबसे पहले रेडियस की बात करते हैं। रेडियस r इक्वल टू mv अपॉन QV। m और v के प्रोडक्ट को हम बोलते हैं मोमेंटम, p अपॉन QV। फिर तुमने एक और फॉर्मूला सीखा था 9th क्लास में, p होता है अंडर रूट ऑफ 2m टाइम्स काइनेटिक एनर्जी, becomes under root of 2m k अपॉन QV। काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज होता है वो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज के बराबर होता है। तो यहाँ पर अगर काइनेटिक एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी के बराबर लिखते हुए मैं Q इंटू V लिखता हूँ, चार्ज इंटू पोटेंशियल। पोटेंशियल एनर्जी इज नथिंग बट चार्ज इंटू पोटेंशियल। अगर किसी चार्ज Q को V पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट किया जाए तो वो जो काइनेटिक एनर्जी एक्वायर कर लेगा वो होगी QV।
1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की डेफिनेशन यही से निकलती है, एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस के अगर हम एक्सेलरेट करेंगे तो जो एनर्जी वो इलेक्ट्रॉन एक्वायर कर लेगा कितनी होगी, Q की जगह आ गया E, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो चार्ज इनटू पोटेंशियल, क्योंकि पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या है, पोटेंशियल इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज एंड वर्क डन इज इक्वल टू एनर्जी। तो मैंने इसकी जगह K की जगह लिखा QV। अब QV लिखने के बाद एक स्टेप खा रहा हूं मैं यहाँ पे, सुबह नाश्ता कर लो। तो नीचे Q है, ऊपर रूट Q है, रूट Q से नीचे वाला Q, रूट Q टाइम्स कैंसिल, तो फाइनल एक्सप्रेशन बचेगा 1/B टाइम्स अंडर रूट ऑफ 2m कैपिटल V अपॉन Q। V ध्यान से बनाना, ये V है बड़ा, पोटेंशियल का V, और पहला वाला V जो था ये छोटा, वेलोसिटी का। तो कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ये सीरीज बन गई फॉर्मूले की, अलग अलग फॉर्मेट। तुमसे बोलते हैं एक अल्फा पार्टिकल है, एक न्यूट्रॉन है, एक प्रोटॉन है। अब इनकी पहचान तुम्हें होनी चाहिए। अल्फा पार्टिकल क्या होता है, अल्फा पार्टिकल होता है हीलियम का न्यूक्लियस, इसका चार्ज 2 यूनिट प्लस में, 2 प्रोटॉन के बराबर चार्ज और मास 4u, यूनिफाइड एटॉमिक मास। एक न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन 1h2 को कहते हैं, चार्ज +1 मास 2। एक प्रोटॉन है 1h1। इन तीनों को हमने सेम वेलोसिटी से भेजा एक मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर। नाउ कंपेयर रेडियस ऑफ देयर पाथ, उनके पाथ की रेडियस को कंपेयर करो, रेशियो निकालो। तो तुम फॉर्मूला यूज करोगे ये वाला, सेम वेलोसिटी से भेजा, वेलोसिटी इसमें आ रही। अब इंडिविजुअल सबके मासेस तुम्हें पता है, इंडिविजुअल सबके चार्जेस पता है, d सेम, तो v और v तो कट जाएगा, m/q का जो रेशियो होगा वही रेडियस का रेशियो होगा। फिर तुमसे बोलते हैं नहीं हमने सेम वेलोसिटी से नहीं, सेम मोमेंटम से भेजा, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अब मास मैटर नहीं कर रहा, अगर सेम मोमेंटम से भेजा है तो मास मैटर नहीं कर रहा, अब चार्ज मैटर कर रहा है खाली, p और v सेम है। फिर बोलते हैं नहीं हमने सेम मोमेंटम से नहीं, हमने सेम काइनेटिक एनर्जी से भेजा, ठीक है कोई बात नहीं, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, सेम काइनेटिक एनर्जी। कभी-कभी ऐसे बोलते हैं कि हमने सेम पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट करके भेजा, तो अगर सेम पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट करके भेजा है तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अभी मास और चार्ज दोनों मैटर कर रहे हैं, तो ये अलग-अलग जो फॉर्मेट है फॉर्मूले के, ये इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने के काम है, ये रेडियस कंपेयर करना है। तो रेडियस के अलग-अलग फॉर्मूले हो गए, वेलोसिटी के निकालेंगे, नेक्स्ट स्लाइड में लिखोगे आल्सो वेलोसिटी। वेलोसिटी के लिए एक्सप्रेशन कैसे चेंज होगा, देखो यहीं से मिल जाएगा, v इक्वल टू qvr अपॉन m। सो काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv स्क्वायर, v का स्क्वायर करके रख दो, क्या मिलेगा हाफ q स्क्वायर b स्क्वायर r स्क्वायर, एक m कट जाएगा, तो जरूरत पड़ने पर हम इस तरह से इन फॉर्मूले को यूज करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड में पार्टिकल सर्कुलर ट्रैजेक्टरी फॉलो है। हम टाइम पीरियड में निकाल सकते हैं, फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं। टाइम पीरियड हो जाएगा 2πr/v, फ्रीक्वेंसी हो जाएगी रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। करंट इलेक्ट्रिसिटी में एक आर्टिकल था जो वहां पर हमने नहीं किया क्योंकि मैग्नेटिज्म में वो रिपीट होगा, आगे मैं तुम्हें करवाऊंगा। कोई अगर चार्ज पार्टिकल चक्कर लगा रहा है सर्कल में जिसकी रेडियस है r, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन एटम में, यहाँ तो न्यूक्लियस है, पैरेलल में जो आवाज आ रही है ना, मैं इससे पता इरिटेशन क्रिएट होता है इससे। पैरेलल में जो आवाजें आ रही है वो नहीं चाहिए। ऐसा कोई बच्चा है जो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता है, मेरी क्लास में ना आके बैठे, उसका पड़ोसी उस पर ध्यान दे, उससे रिएक्शन देना बंद करे जिससे इसका एक्शन बंद हो। कोई ना कोई इसको रिएक्शन दे रहा होगा इसलिए उसको सुना रहा है, बार-बार कमेंट पास कर रहे हैं। तो ऐसे जो भी बच्चे हैं उनको रिएक्शन देना बंद करो, उनको बोलो दीवार से बात कर रहे हो करो। हाइड्रोजन एटम
पॉजिटिव न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन अगर एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है तो इलेक्ट्रॉन के चक्कर लगाने की वजह से, मूव करने की वजह से करंट फ्लो होगी। अब इसको करंट कैरिंग लूप की तरह ट्रीट कर सकते हैं। करंट फ्लो होगी इलेक्ट्रॉन के मोशन के अपोजिट, क्लॉकवाइज। कितनी करंट फ्लो होगी? अगर Q चार्ज गुजरता t टाइम में, यानी इलेक्ट्रॉन का चार्ज E गुजर रहा है टाइम कैपिटल T में, तो इतना करंट फ्लो हो रहा है। इसको मैं फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में भी लिख सकता हूं, और t की जगह में लिख सकता हूं 2πr/v। अगर मुझे वेलोसिटी पता है तो ev/2πr। ये सारे फॉर्मूले हम आगे डायरेक्ट करेंगे, तो दिमाग में थोड़ा सा रख के चलो कि ऐसा कुछ होता है, इसको यूज करेंगे आप। तो अभी तक हमने ये कैरेक्टरिस्टिक की बात की, डायरेक्शन की बात अभी तक नहीं की। डायरेक्शन अगर डायरेक्ट निकाले तो यहाँ पता चल रहा है क्रॉस प्रोडक्ट से डायरेक्शन निकल रही है। तो एक तो तरीका है क्रॉस प्रोडक्ट से हम डायरेक्शन निकाल सकते हैं। जैसे कोई चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, v वेलोसिटी से जा रहा है अलोंग पॉजिटिव x एक्सिस, मैग्नेटिक फील्ड काम कर रहा है अलोंग पॉजिटिव z एक्सिस, ये x, ये z और ये y। तो बताओ किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा? तो v क्रॉस b, नेगेटिव y। क्वेश्चन में अगर x y z की फॉर्म में दिया हुआ तो आंसर भी कैसा होना चाहिए? x y z की फॉर्म। तो v क्रॉस भी निकालोगे तो fn किधर आया? नीचे। तो एक तो क्रॉस प्रोडक्ट से निकाल सकते हैं, दूसरा हमारे पास है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो एनसीईआरटी में 2002 के बाद हटा दिया था उसको, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल की डिटेल नहीं, फिर भी क्वेश्चन में पूछ लेते हैं 1 नंबर में। पहले 2 नंबर में पूछते थे, बाद में 1 नंबर में पूछने लगे। तो नेक्स्ट आर्टिकल हेडिंग Fleming's left hand rule। FLEMING apostrophe is Fleming's left hand rule। ब्रैकेट में लिखोगे for direction of magnetic Lorentz force, for direction of magnetic Lorentz force। तो ये रूल हमको समझना है। इस रूल को समझने के लिए तुम्हें साथ में प्रैक्टिस करनी होगी, हाथ घुमाना पड़ता है अलग अलग तरह से। तो ये रूल क्या कहता है, पहले मैं इसका स्टेटमेंट लिखा रहा हूँ, फिर इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, फिर इस पर एग्जांपल्स प्रैक्टिस करवा रहा हूँ डायरेक्शन कैसे निकाली जाए। तो पहले स्टेटमेंट लिखोगे अकॉर्डिंग टू इट ATI, if we stretch the thumb and 2 nearby fingers, thumb and 2 nearby fingers of our left hand, mutually perpendicular to each other, अब देखो सबसे पहले तो ढूंढो तुम्हारा लेफ्ट हैंड कहां पर है ना, कंफ्यूज होते हैं बच्चे राइट और लेफ्ट। तो ये मेरा लेफ्ट हैंड है और ये अंगूठा है और ये नियर बाय 2 फिंगर्स, इसको कहते हैं तर्जनी उंगली, इंडेक्स फिंगर या बोलते हैं फर्स्ट फिंगर। ये बहुत पावरफुल होती है, इसका इस्तेमाल सोच समझ के करना। भीड़ में किसी की तरफ उंगली से दिखा दिया वो परेशान रहेगा, मेरी तरफ क्यों दिखा रहे। बचपन में गेम खेलते थे तो सिर के आगे से उंगली रखते थे, कौन ज्यादा देर तक रख सकता है, सर में दर्द हो जाता था बिना टच के, काफी पावर है इसमें। फिर ये मिडिल फिंगर मध्यमा, इसमें अप्रोप्रिएट पावर। तो जो मंजन करते हैं हम वो इस उंगली से नहीं करना चाहिए। मंजन किस उंगली से करना चाहिए? देखो तुम्हें क्या करना चाहिए, रात को सोते वक्त तो ब्रश करना चाहिए, साइंटिफिक है। रात को सोने से पहले ब्रश करो, जिससे दिन भर जो कुछ खाया पिया है वो सब जो भी अनकट फंसे हुए वो सब साफ हो जाए। अगर नहीं करते हो ब्रश तो यही गले में जाते हैं और गला खराब करते हैं और बाकी बीमारियों का कारण बनते हैं। सुबह ब्रश करने की जरूरत नहीं है क्योंकि रात को तुमने ब्रश कर लिया था। सुबह मंजन करना है, सुबह मसूड़ों की मालिश अच्छे से होनी चाहिए। तो मंजन करने के लिए अगर ये उंगली इस्तेमाल करोगे
तो मसूड़े कमजोर हो जाएंगे, इसमें पावर ज्यादा है, दांत गिर जाएंगे। मंजन करने के लिए कौन सी उंगली इस्तेमाल करनी है? बीच वाली, हाँ मध्यमा, सेकंड फिंगर और मिडिल फिंगर, बिकॉज इसमें हमारी लार्ज इंस्टेंटाइन बड़ी आंत, उसका प्रेशर पॉइंट है एक्यूप्रेशर वाला। सुबह सुबह इससे मंजन करने से क्या फायदा होता है? पेट बहुत अच्छा साफ होता है। जैसे मंजन करोगे, मंजन करने के तुरंत बाद तुम्हारे दिन भर की समस्या हल। तो जिन बच्चों को कॉन्स्टिपेशन रहता है रेगुलर, ये अगर हैबिट में आ जाता है उनके, तो क्या फायदा होता है? कॉन्स्टिपेशन की समस्या बिना कायम छोड़ के। तो मिडिल फिंगर, थंब एंड टू नियर बाय फिंगर्स हमने म्यूचुअली परपेंडिकुलर फैलाई। एक तो हम म्यूचुअली परपेंडिकुलर ऐसे फैला सकते हैं और एक ऐसे। दिस इज रॉन्ग वे, इससे गलत डायरेक्शंस मिलेंगे। दिस इज राइट वे, दिस इज गोली मारने वाला एक्शन होता है। तो अब ये फिक्स हो गया, जैसे सीमेंट लगा हुआ। अब तुम्हें डायरेक्शन अगर चेंज करनी है, इनको घुमा के चेंज नहीं करोगे तो फिक्स। जब भी तुम्हें फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाना है, ये फिक्स। अब तुम्हें डायरेक्शन ओरिएंटेशन चेंज करना है, तो तुम्हारे पास कलाई का जोड़ है, इसका इस्तेमाल करो। बॉल स्विंग कराने में इस्तेमाल करते हैं। कोहनी का जोड़ है, यहाँ से घुमा सकते हो। कंधे का जोड़ है, यहाँ से घुमा, ओरिएंटेशन चेंज करो। तो सपोज कोई चार्ज पार्टिकल आ रहे हैं, रूम में कोई मैग्नेटिक फील्ड है, तो वो हम जानना चाहते हैं चार्ज पार्टिकल का फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा। तो इसकी मदद से हम निकाल सकते हैं। कैसे? कंप्लीट करो स्टेटमेंट। सच दैट, ऐसा लिखा तुमने, सच दैट comma if first finger shows the direction of magnetic field, first finger shows the direction of magnetic field, comma middle finger shows the direction of motion of positive charge, middle finger shows the direction of motion of पॉजिटिव चार्ज। मिडिल फिंगर की कहानी तुम्हें बताऊं मैं कि ये जो महाशया जी आते हैं, तुम जानते हो महाशया जी को, एमडीएच वाले बुड्ढे दादाजी। यस सर। उनका नाम है धर्मपाल जी, है ना? मैं उनसे मिला हूँ। कोटा में आए थे। एमडीएच की यहाँ पे कोटा में जो एजेंसी है वो मेरे चाचा जी के पास ही है। वो एमडीएच की एक एजेंसी है मसालों की। तो उनके लड़के की जब शादी हुई थी तो महाशय धर्मपाल जी यहाँ पे आए, तो शादी में उनसे मिलने का मौका मिला। तो इसके साथ एक इंसिडेंस जुड़ा हुआ है। तब तक वो अपने विज्ञापन में पहले उंगली दिखाया करते थे एमडीएच में, बीच वाली मिला, जानते थे ये फैक्ट, उनको पता था पहले से कि मंजन इसी से करते, इससे नहीं करते। बस ये नहीं पता था कि उनके विज्ञापन में ये वाली उंगली दिखा है। तो उनसे डिस्कशन हुआ, फिर उसके बाद उन्होंने विज्ञापन में उंगली चेंज की, इसको हटाकर ये वाली की। तो ये मेरी बात उनसे हुई है महाशय जी से। वापस लौटते हैं। मिडिल फिंगर शोज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, स्पेशली पॉजिटिव चार्ज को अंडरलाइन करो, क्योंकि नेगेटिव चार्ज के लिए अगर निकालना होगा तो डायरेक्शन उल्टा हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। Then thumb will represent कुछ बच्चे थंब की स्पेलिंग गलत लिख रहे हैं, एम पे खत्म कर रहे हैं, बी भी लगाओ लास्ट में, THUMB, पूरी स्पेलिंग सही। Thumb will represent the direction of magnetic Lorentz force। थंब पे जो थंब गए हमको बी तक लाना पड़ा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स। तो ये स्टेटमेंट हो गया। अब इसको अप्लाई कैसे करना है? सपोज एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन, यानी एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव, आ रहे हैं, पधार रहे, स्पेशल चीफ गेस्ट। तुम में से कुछ लोग इलेक्ट्रॉन के फैन है, कुछ लोग प्रोटॉन के फैन है, उनका स्वागत करना चाहते हैं माला करके। तो किसको किधर खड़े होना चाहिए? अगर इस रूम में मैग्नेटिक फील्ड छत से फर्श की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड काम कर रहा है छत से फर्श की तरफ, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इधर से आ रहे हैं,
तो प्रोटॉन के फैन किस साइड खड़े हो और इलेक्ट्रॉन के फैन किस साइड खड़े हो? बीच में दोनों। तो सबसे पहले हम इसको फिक्स करते हैं, तुम साथ में प्रैक्टिस कर सकते हो। जो प्रैक्टिस करेंगे वो एक बार में सीख जाएंगे और जो नहीं करेंगे बस उनके लिए मिस्ट्री बना रहेगा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो ये फिक्स किया। अब ये फिक्स है मैग्नेटिक फील्ड के लिए। मैग्नेटिक फील्ड किधर है? नीचे की तरफ। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन उधर आ रहे हैं। तुम्हारे ओरिएंटेशन में अगर मैं करूंगा तो ये इस तरह से होगा। तो डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज अंगूठा बता रहा है डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स की डायरेक्शन है इस तरफ, यानी प्रोटॉन इधर आएगा तो इधर घूम जाएगा और इलेक्ट्रॉन अपोजिट, जिधर फोर्स लगेगा तो घूमेगा। प्रोटॉन इधर आएगा, इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड काम कर रहा है छत से फर्श की तरफ। तुमने फिक्स किया इसको मैग्नेटिक फील्ड नीचे। दिस इज डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज इस तरफ। तो फोर्स किधर लगा? पॉजिटिव चार्ज पर इधर पॉजिटिव चार्ज। तो लेफ्ट हैंड हमेशा यूज करेंगे हम पॉजिटिव चार्ज के लिए। और अनऑफिशियली तो में से कुछ बच्चे पूरी बात सुनते ही नहीं है, पहले उनका खुद का डिस्कशन चालू हो जाता है। नेगेटिव चार्ज के लिए अनऑफिशियली हम राइट हैंड यूज करेंगे। या तो पॉजिटिव चार्ज के लिए तुम लेफ्ट हैंड से जब पता करते हो, नेगेटिव चार्ज के लिए पता करना है तो लेफ्ट हैंड से जो डायरेक्शन है उसका उल्टा कर लो, या फिर डायरेक्टली राइट हैंड से जो डायरेक्शन आ रही है वो मान लो। हालांकि फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल अलग से एक रूल है, और फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल जो है वो है डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट के लिए, जिसको अगले चैप्टर में पढ़ेंगे अगली यूनिट में, EMI एंड AC। डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट। तो ऑफिशियली फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल नेगेटिव चार्ज के लिए नहीं है, और अनऑफिशियली हम यूज कर सकते हैं। ठीक है? तो मान लो तुम्हारे पीछे वाले दीवार से एक इलेक्ट्रॉन बीम आगे की तरफ आ रही। सवाल पूछ रहा हूं तुमसे ना, इलेक्ट्रॉन बीम उधर से आगे की तरफ आ रही और ये डिफ्लेक्ट हो गई तुम्हारे लेफ्ट में, तो बताओ इस रूम में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है? राइट हैंड यूज करेंगे इलेक्ट्रॉन बीम। इसको फिक्स कर लिया। इलेक्ट्रॉन बीम आ रही है पीछे से आगे की तरफ, डिफ्लेक्ट हो गई मतलब फोर्स। अभी फोर्स दिया हुआ है, अभी क्या पूछ रहे हैं? फील्ड पूछ रहे हैं। तो तुम्हारे लेफ्ट में, लेफ्ट इधर है, लेफ्ट में डिफ्लेक्ट हो गई मतलब फोर्स किधर? फोर्स तो लेफ्ट में, फील्ड ऊपर। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड्स। नहीं समझ में आया? पूछो। हाथ घुमाओगे तो भी समझ में आएगा। राइट हैंड इसलिए यूज किया मैंने, लेफ्ट हैंड भी यूज कर सकते हैं। लेफ्ट हैंड से कैसे हो जाएगा? ये पोज बन जाएगा। लेफ्ट हैंड से आया नीचे तो क्या करोगे? उसका उल्टा ऊपर। अगला सवाल। हाँ क्या पूछ रहे? कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, कई बार इन क्वेश्चंस में या तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ यूज करते हैं। तो अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज में ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ है, अप डाउन, तो तुम्हारे आंसर में भी वही होना चाहिए। और कई बार बोलते हैं एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, तो तुम्हारा आंसर भी आई जे के कैप इनकी फॉर्म में होना चाहिए। तो सपोज एक प्रोटॉन है और वो ईस्ट से वेस्ट में जा रहा है। प्रोटॉन इज मूविंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। तो बताओ अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड उसे किस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट कर देगा? अब अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड किधर मानेंगे हम? साउथ टू नॉर्थ मानोगे कि नॉर्थ टू साउथ? सही जवाब है साउथ टू नॉर्थ, क्योंकि ज्योग्राफिक साउथ में जो पोल है उसका बिहेवियर मैग्नेटिक नॉर्थ जैसा है, वहां से लाइंस निकलती, तो साउथ से लाइंस निकलेंगी, नॉर्थ की तरफ जाएंगी। तो इसमें कुछ बच्चे इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए पेपर पे डायरेक्शंस लेते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। उन सभी बच्चों के लिए स्पेशली सजेशन है मेरा कि तुम 3D में करो, उसको 2D में मत करो, पेपर पे मत करो। जहां तुम बैठे हो कमरे में, यहाँ पर तुम 3D में इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। अभी तुम पश्चिम की तरफ मूव करके बैठे हो, दिस इज वेस्ट, सन राइजेस फ्रॉम ईस्ट, सेट्स इन द वेस्ट।
वो ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये साउथ है, ये नॉर्थ। अब प्रोटॉन दिया हुआ था तो लेफ्ट हैंड यूज करेंगे। प्रोटॉन इज मूविंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, मिडिल फिंगर ईस्ट टू वेस्ट। फिर तुमसे पूछा मैग्नेटिक फील्ड किधर है, ये पूछा, क्या था क्वेश्चन? मैग्नेटिक फील्ड है अर्थ का, तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड किधर है? साउथ टू नॉर्थ। तो प्रोटॉन किधर डिफ्लेक्ट होगा? डाउनवर्ड्स। कई बार पर्टिकुलर लेफ्ट या राइट हैंड को घुमाना मुश्किल होता है, तो तुम दूसरा हाथ घुमा सकते हो, लेफ्ट की बजाय राइट, और राइट से जो डायरेक्शन आएगी उसका रिवर्स करो, सभी कर सकते। ओरिएंटेशन उसमें घुमाना अगर मुश्किल लग रहा है, तुम दूसरा हाथ यूज करके उससे डायरेक्शन निकाल के उसका अगले कंसेप्ट पे चलें। अगला सवाल, तुम जो है ऊपर छत से नीचे देख रहे हो और वहां पर तुमको एक प्रोटॉन क्लॉकवाइज घूमता हुआ दिख रहा है। ऊपर से छत से नीचे देख रहे हो, ये बोल रहा है छत से हम प्रोटॉन नहीं देखते। तो प्रोटॉन कैसे घूम रहा है? क्लॉकवाइज। माइक्रोस्कोप है तुम्हारे पास पावरफुल, तो तुम्हें ये बताना है कि प्रोटॉन जो क्लॉकवाइज घूम रहा है, ये जिस मैग्नेटिक फील्ड के कारण घूम रहा है, उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है? जो भी तुम में से कॉन्फिडेंट है हाथ ऊपर करे और बताए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? पहला तो लॉन्ग मेथड है, हाँ ऊपर सही बता रहे हैं, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ये इसका शॉर्टकट में तुम्हें सिखाने जा रहा हूं, पहले तो इससे समझो। मान लो मैग्नेटिक फील्ड नीचे है, मान लो नीचे, मैग्नेटिक फील्ड नीचे, प्रोटॉन इधर से भी आ सकता है, इधर से भी आ सकता है, इधर से भी आ सकता है, कहीं से आया, मान लो इधर से आया, तो उस पर फोर्स इधर लगा, प्रोटॉन घूम जाएगा, प्रोटॉन घूम गया, अब फोर्स उधर लगा, फिर घूमेगा, तो कैसे घूमता हुआ दिखेगा? एंटी क्लॉकवाइज। और तुम्हें तो कैसा दिख रहा है? क्लॉकवाइज। इसका मतलब फील्ड नीचे नहीं, फील्ड फॉरवर्ड। प्रोटॉन इधर से आया, फोर्स लगा अंगूठे की तरफ, ऐसे घूम गया, फिर और घूमेगा, तो कैसे घूमता हुआ दिखेगा? क्लॉकवाइज। अब इसका शॉर्टकट, अगर पॉजिटिव चार्ज है देन यूज योर लेफ्ट हैंड, कर्ल योर फिंगर्स along the direction of motion of positive charge. Thumb will show the direction of field. Proton clockwise घूम रहा है, field upwards. Proton anti-clockwise घूम रहा है, field downwards. किसके कारण? प्रोटॉन के कारण नहीं, वो फील्ड जो प्रोटॉन को घुमा रहा है, एक वो होगा जो प्रोटॉन के कारण होगा, घूमने के कारण। मान लो इसमें इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो प्रोटॉन किधर घूमता हुआ मानेंगे? इक्विवेलेंट क्लॉकवाइज। तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा? करंट होगी क्लॉकवाइज, तो मैग्नेटिक फील्ड होगा इनवर्स। अभी राइट हैंड रूल लगेगा, जबकि जो इसको घुमा रहा है वो मैग्नेटिक फील्ड अगर मैं निकालूं तो वो इनवर्स नहीं आएगा, वो आएगा आउटवर्ड्स। लेफ्ट हैंड लगा रहा हूं, प्रोटॉन क्लॉकवाइज घूम रहा है, कौन से फील्ड के कारण? जो आउटवर्ड। तो ये दोनों में डिस्क्रिपेंसी समझना जरूरी, नहीं तो यहाँ पे कंफ्यूजन होगा कि हम कौन से फील्ड की बात कर रहे हैं। वो फील्ड जो उसके घूमने के कारण डेवलप हो रहा है, वो उस फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट होता है जो उसको घुमा रहा होता है। जो उसके घूमने के कारण डेवलप हो रहा है, वो उस फील्ड के डायरेक्शन के अपोजिट होता है जो उसको घुमा रहा होता है। अगला सवाल, इसमें एक और फैक्ट मिक्स कर दे। ऊपर से देखा एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो बताओ तुम कौन से हेमिस्फीयर में हो, नॉर्दर्न की सदर्न? तो सबसे पहले तो हमने डायरेक्शन निकाली मैग्नेटिक फील्ड की। इलेक्ट्रॉन राइट हैंड यूज करेंगे, कैसे घूम रहा है? क्लॉकवाइज, फील्ड डाउनवर्ड्स। अब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में मैग्नेटिक साउथ है और मैग्नेटिक साउथ में लाइंस आएंगी, तो तुम कौन से हेमिस्फीयर में हुए? नॉर्दर्न। आएंगी मतलब डाउनवर्ड, जाएंगी मतलब अपवर्ड। तो अगर यही इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा होता, मैग्नेटिक फील्ड आता
ऊपर, और मैग्नेटिक फील्ड ऊपर आता तो तुम बोलते तुम कौन से हेमिस्फीयर में हो, सदर्न, क्योंकि वहां पर मैग्नेट का नॉर्थ है, यहां से लाइंस बाहर जाएंगी। क्लियर? तो ये सब डायरेक्शन वाले क्वेश्चन हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से भी कर सकते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट से भी कर सकते हैं। तो इसको हमने समझा मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स। अभी तक बात हो रही थी सिर्फ एक चार्ज, इसको एक्सटेंड करते हैं कांसेप्ट को। कोई कंडक्टर मेरे पास है, करंट कैरिंग कंडक्टर, तो इसमें तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। इसको अगर मैंने मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया तो इसमें मौजूद हर इलेक्ट्रॉन फोर्स एक्सपीरियंस करेगा और कुल मिलाकर पूरे पर एक नेट फोर्स लगेगा, उसको भी मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स ही बोलते हैं। हमें वो कैलकुलेट करना है 2 नंबर में, इसका डेरिवेशन। नेक्स्ट आर्टिकल हेडिंग 2m 2 नंबर। Expression for magnetic Lorentz force. Expression for magnetic Lorentz force acting on a current carrying conductor, acting on a current carrying conductor placed in uniform magnetic field. Current carrying conductor placed in uniform magnetic field. डैश लगा एक डायग्राम बनाना है। तुम्हें क्लैरिटी होनी चाहिए, पहले जो पढ़ा वो भी मैग्नेटिक लॉरेंज और ये भी जो पढ़ रहे हैं ये भी मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स। उसकी डायरेक्शन भी फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से या क्रॉस प्रोडक्ट से निकाल सकते हैं। इसकी डायरेक्शन भी जो अभी तुमने रूल पढ़ा वो इसके लिए भी एप्लीकेबल है, कैसे भी समझा। एक फैमिलियर डायग्राम जो तुमने करंट इलेक्ट्रिसिटी में बनाया था, ये कंडक्टर है, सिलिंड्रिकल कंडक्टर। कंडक्टर, पार्ट ऑफ कंडक्टर अंडर इन्वेस्टिगेशन। इसमें करंट फ्लो हो रहा है, करंट है आई, पूरे वॉल्यूम में होता है डीसी। आई करंट फ्लो है, यानी ये एंड हायर पोटेंशियल पर ये लोअर पे। इस कंडक्टर की लेंथ मार्क करो, बना दे चलो साथ साथ में लॉजिकल सीक्वेंस। इसकी लेंथ है L, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैपिटल A, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यानी नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम स्मॉल n। जब हम पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हैं तो करंट फ्लो होती है, इलेक्ट्रॉन किधर चलेंगे, टुवर्ड्स पॉजिटिव एंड। किस स्पीड से चलेंगे, ड्रिफ्ट स्पीड। इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं ड्रिफ्ट स्पीड से टुवर्ड्स पॉजिटिव एंड। अब मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड में रखा है और वो मैग्नेटिक फील्ड काम कर रहा है परपेंडिकुलर टू दी कंडक्टर। कुछ एंगल पे भी काम कर सकता है, यहाँ परपेंडिकुलर है। अगर मैं ये क्रॉस बना रहा हूँ जो इक्वी स्पेस्ड है, तो ये क्रॉस क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ये रिप्रेजेंट करते हैं कि इस रीजन में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। सर्कल रिक्वायर्ड नहीं है, सर्कल बना भी देते हैं, ऑप्शनल है। बिना सर्कल के खाली क्रॉस बनाया, इसका मतलब इनवर्स डॉट बना दे तो आउटवर्ड। तो इस रीजन में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है जो परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ कंडक्टर इनवर्स डायरेक्शन में काम कर रहा है। क्लियर? अभी हमें फोर्स का एक्सप्रेशन डिराइव करना है। सिंपल सा डेरिवेशन है, छोटा सा, तुम लैंग्वेज में लिख सकते हो। फैमिलियर लैंग्वेज। सिचुएशन इज एज शोन इन फिगर। each free electron moving with drift speed vd will experience
will experience a magnetic Lorentz force. अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन छोटा सा है, छोटा सा चार्ज है, तो मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स भी छोटा सा होगा। will experience a magnetic Lorentz force. इसको दिखाएंगे DFM। will experience a magnetic Lorentz force DFM। कितना होगा? QVB फॉर्मूले से निकाले तो E कितनी स्पीड है इलेक्ट्रॉन की? VD सब्सक्रिप्ट में लगाना, D ना, बराबर में मत लगाना, इनटू D। अब हम चाहते हैं पूरे कंडक्टर के लिए इस एक्सप्रेशन को लिखें, तो नेक्स्ट लाइन में, एक लाइन में सिर्फ भी आएगा ना, इसको थ्योरी के साथ मिक्स मत करना। मैथमेटिकल इक्वेशन जब भी लिखेंगे सेपरेट लाइन में आएगी, उसके साथ थ्योरी नहीं आएगी, ना शुरू में ना बाद में। Now writing this expression for the whole conductor, WHOLE whole conductor, comma, we get, हमें मिलता है FM इक्वल टू, अच्छा एक काम कर रहा हूं मैं, वेक्टर भी हटा रहा हूं, वेक्टर बाद में डालूंगा, एरो हटा, FM इक्वल टू सिग्मा DFM समेशन, यानी हर इलेक्ट्रॉन पे लगने वाले सारे फोर्सेस का सम। तो सारे इलेक्ट्रॉन्स को ले रहे हैं, यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स, वॉल्यूम कितना है, ये तो हो गए टोटल इलेक्ट्रॉन्स, हर एक का चार्ज, E को भी इसमें शामिल कर लेता हूं, ये हो गया Q। अब ये किससे मल्टीप्लाई होगा? सबके सब एवरेज स्पीड VD से चल रहे हैं, मल्टीप्लाइड बाय V। इस एक्सप्रेशन में एक फैमिलियर एक्सप्रेशन छुपा हुआ है, इसको पहचानो। करंट इलेक्ट्रिसिटी में तुमने डिराइव किया था I इक्वल टू NEA VD, N भी है, A भी है, E भी है, VD, इस सब की जगह क्या लिख सकता हूँ? एक्सप्रेशन बिकम्स ILB। इसकी डायरेक्शन इस तरह से होती है, डायरेक्शन एसोसिएट करेगा, अभी तक स्केलर है। डायरेक्शन इस तरह से होती है कि मैं क्रॉस प्रोडक्ट से उसको दिखा सकता हूं इन वेक्टर फॉर्म। तुमने सीखा था करंट स्केलर है, लेंथ भी स्केलर है। जब बायट सावर्ट लॉ पढ़ रहे थे तो मैंने बताया कि करंट एलिमेंट आइडियल इज वेक्टर, वैसे यहाँ पे आइडियल क्या है? वेक्टर। करंट और लेंथ का प्रोडक्ट इज वेक्टर। सो FM इक्वल टू IL क्रॉस B। डायरेक्शन इस तरह से होती है कि वेक्टर फॉर्म में हम ऐसा लिख सकते हैं। वेरीफाई करो। पहले मैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से डायरेक्शन निकालता हूं। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल जो हमने सीखा उसमें मिडिल फिंगर क्या रिप्रेजेंट कर रही थी? डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। इट इज अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, या फिर मैं यहां पर कह सकता हूं डायरेक्शन ऑफ करंट। तो डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज सेम एज डायरेक्शन ऑफ करंट। सो दिस इज डायरेक्शन ऑफ करंट, दिस इज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। फोर्स किधर लगा? ऊपर। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से इस फोर्स की डायरेक्शन आ रही है ऊपर। क्रॉस प्रोडक्ट से चेक कर, IL की डायरेक्शन यही along the current, क्रॉस B राइट हैंड, IL क्रॉस B किधर है? ऊपर। ठीक है, तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से भी निकाल सकते हो, क्रॉस प्रोडक्ट से भी निकाल सकते हो। अब यहां पर एक लॉजिक निकल के आता है कि अगर ये फोर्स ऊपर लगा, थीटा हमने 90 माना तो IL भी, और थीटा 90 नहीं माना तो साइन थीटा और आ जाएगा। अगर ये फोर्स इस पे लग रहा है ऊपर की तरफ और इस कंडक्टर का वेट लग रहा है नीचे, तो क्या हम इतना फोर्स लगा सकते हैं कि mg बैलेंस हो जाए और ये कंडक्टर हवा में तैरने लगे? अगर ये कंडक्टर हवा में तैर जाता है देन इट इज कॉल्ड मैग्नेटिक लेविटेशन। एक वर्ड यूज करते हैं हम, लेविटेशन।
तुमने देखा जादूगर लोग क्या करते हैं, एक ह्यूमन बॉडी को हवा में तैरा देते हैं। उनके पास एक वॉलंटियर होती है, उस वॉलंटियर को पहले तो ट्रॉली पे लाते हैं, सर के नीचे तलवार की नोक लगाते हैं, ट्रॉली हटा देते हैं, और फिर एक पहिया रिंग निकाल के दिखाते हैं कि कोई सपोर्ट नहीं, पूरी बॉडी हवा में लेविटेट कर दी। तो कैसे, कोई चमत्कार है या तुम्हें हिप्नोटाइज कर दिया है? भगवान ने चमत्कार किया है, कोई भगवान ने स्पेशल पावर्स दी हुई जादू को। इल्यूजन होता है, आंखों का से इल्यूजन होता है, मतलब हिप्नोटाइज हो तुम। इल्यूजन जरूरी थोड़ी नहीं हिप्नोटाइज होने पर। बहुत पावरफुल मैग्नेट्स यूज किए जाते हैं, ऊपर भी मैग्नेट होते हैं, नीचे भी मैग्नेट होते हैं, और जो ह्यूमन बॉडी है उसको भी मैग्नेटिक बेल्ट्स, पावरफुल मैग्नेट्स की पहनाई गई होती है, तो वो बॉडी लेविटेट करती है, प्रॉपर्ली बैलेंस किया जाता है। सोमनाथ का मंदिर महमूद गजनवी के आक्रमण से पहले शिवलिंग हवा में तैरता था, ना नीचे कहीं जुड़ा हुआ था ना ऊपर, लेविटेट कर रहा था। वहां पे कोई लोग जाके उसकी खोजबीन करना चाहते तो वहां लोग नहीं घुसने देते, पुजारी जो थे वहां, पंडे पुजारी, वो मना करते, बोलते भगवान नाराज हो जाएंगे, अन्वेषण नहीं करने देते, खोज मतलब ये नहीं जानने देते थे कि भाई कैसे तैर रहा है, पता लगाए साइंस उसकी क्या है। तो महमूद गजनवी ने 16 बार कोशिश की, वहां खजाना था बहुत बड़ा, उसको लूटने की कोशिश की। पास में एक राजा रहता था, तो तुरंत वहां से जो है मदद आ जाती थी, राजा अपनी सेना लेके आ जाता था, बचा लेता था सोमनाथ के मंदिर में। महमूद गजनवी को वापस भागना पड़ता था, और वहां का जो स्ट्रक्चर है वो ऐसा है कि वो दुर्ग है पूरा, एक ही रास्ता अंदर जाने, तो कभी भी 16 बार तक वो नहीं जीत पाए। 17वीं बार में क्या किया, सरेंडर कर दिया। तुम्हारी छुट्टी हो गई? थैंक यू सर। अभी तो पढ़ रहे हो, छुट्टी हो गई है, अपन पढ़ रहे हैं। वैसे अपन तो पढ़ाई थोड़ी कर रहे हैं, तो वहाँ सोमनाथ के मंदिर के पास क्या हुआ फिर कि 17वीं बार जब उसने आक्रमण किया, तो वो जो दूत सूचना देने जाता था राजा को, जिससे राजा सेना लेके आ जाता था, उसने एक बार चला कि उसको पकड़ के बंदी बना लिया, तो राजा तक सूचना नहीं पहुंची। अब इसने घेरा डाल लिया, और अब अंदर जो पंडे पुजारी थे, काफी थे, अगर वो चाहते लड़ना चाहते, लड़ाई करते, तो उनके पास सारा इंतजाम था, गर्म तेल फेंकना और वो आग के गोले, जैसा तुम सीरियल्स में देखते हो, वो सारा इंतजाम था वहां पे। पर उन्होंने कहा भगवान आगे बचाएंगे, भजन कीर्तन में लग गए वो। तुम्हें से कई बच्चे ऐसा करते हो, अगरबत्ती लगा दी भगवान की, भगवान पास कराएंगे, मुझे पढ़ने की जरूरत। तो महमूद गजनवी आ गया, उसने सब कुछ तहस नहस कर दिया, लूट लिया वहां का खजाना, और तब पता चला, ये राज खुला कि वहां पर नीचे भी एक मैग्नेट था और ऊपर भी एक मैग्नेट था, और दोनों मैग्नेट के बीच में वो लेविटेट कर रहा है। तो लेविटेशन हमने लैब में बना के रखा हुआ है, लेविटेशन पर एक मॉडल, जो भी देखना चाहे देख सकते हो, कि एक पेंसिल को हमने लेविटेट करवाया हुआ है, कैसे लेविटेट करती है, वो 3 फोर्स चाहिए होते हैं, तो वो वहां पर तुम समझ जाओगे लेविटेशन होता है। ऐसे मैग्नेटिक ट्रेन जो है वो पटरी पर नहीं चलती, पटरी से थोड़ा ऊपर चलती, लेविटेट करते। भारत में भी तैयारी की बुलेट ट्रेन को लाया जाए। अब कितना पैसा खा जाते हैं लोग, कितना काम होता है, वो आगे की बात। तो ये आर्टिकल हमने डिराइव किया, पहले देखा एक चार्ज पर फोर्स, फिर देखा पूरे कंडक्टर पर फोर्स। तो जो मैंने कंसेप्ट अभी बताया, उस पे क्वेश्चन आता है बोर्ड में, वो क्वेश्चन में तुम्हें लिखवा, क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन, मोस्ट कॉमन क्वेश्चन, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड
find the magnitude and direction of magnetic field, comma, which is required to levitate, a wire carrying current I along positive x-axis, required to levitate a wire carrying current I along positive x-axis, comma, which have linear density lambda. देखो सिंबल चेंज कर दिया, लीनियर डेंसिटी तुम म्यू के नाम से जानते हो, म्यू इक्वल टू m/l मास पर यूनिट लेंथ। अभी चेंज कर दिया उसने सिंबल, वो सिंबल क्या बना दिया, लैम्डा, मास पर यूनिट लेंथ ही है। करो इसे सॉल्व करो। जिसने कर लिया आंसर बता सकते हो, आगे डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। हाँ बोलो। B इक्वल टू लैम्डा G अपॉन I, डायरेक्शन। मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में हो जिससे कि फोर्स किधर लग जाए, पड़ लग जाए। मैं सामने सॉल्यूशन, यानी देखो सॉल्यूशन काफी सिंपल सा है। हम क्या चाहते हैं, इसको लेविटेट करना। उसके लिए मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स किसके बराबर हो जाना चाहिए, mg के बराबर हो जाना चाहिए। Fm कितना होता है, वैसे तो QVV पर ये तो कंडक्टर है, तो कौन सा लगाएंगे फॉर्मूला, ILB, थीटा 90 है। Fm is ILB इक्वल टू mg। तो B का मैग्नीट्यूड कितना आ गया, mg अपॉन IL। अब ना तो हमें m पता ना l पता, हमको पता है m/l लैम्डा, तो मैंने m/l को रिप्लेस कर दिया, तो इट बिकम्स लैम्डा G by I। अब तुम डायरेक्शन एसोसिएट करो, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फोर्स लगाना ऊपर की तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर लगेगा तभी बात बनेगी। इनवर्ड डायरेक्शन कौन सी, आउटवर्ड है, प्लस k, z डायरेक्शन, तो ये माइनस z, तो क्या आएगा, माइनस वेक्टर माइनस। इसके आगे नेक्स्ट स्टेप पे हम साइक्लोट्रॉन की बात करेंगे। दो करंट कैरिंग कंडक्टर पास में रखे, पैरेलल सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है, अपोजिट डायरेक्शन में, अट्रैक्ट करेंगे, रिपेल करेंगे, कितने फोर्स से। आज के लिए काफी। अब जो है सुबह वाले और शाम वाले बैच में ज्यादा अंतर नहीं रहेगा आज की क्लास के बाद, भगवान अपने आप कंपेंसेट कर देता सारा मामला, जहां जब जैसे जरूरत